प्यारे बच्चों, आपका जो सिलेबस था पाठ में सब पढ़ा चुके हैं और व्याकरण में आपको कल तक अंतिम था, कल आपको कारण जो दिए थे वो भी पढ़ा चुके। अब हम रिवीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं व्याकरण का, क्योंकि व्याकरण में प्रायः हम रिटर्न ही दिए हैं, आपको समझा उतना नहीं पाए, इसलिए हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहला यूनिट टेस्ट में आप इतना जान लीजिए कि चैप्टर में इस टर्म में जो पढ़े हैं वही आएगा, लेकिन व्याकरण जो पढ़ रहे हैं वह यूनिट टेस्ट में जो पढ़े हैं वो भी आएगा। तो यूनिट टेस्ट में हम लोग दो चीज पढ़े थे, शब्द विचार और सर्वनाम। तो शब्द विचार आज हम रिवीजन कर रहे हैं उसका। शब्द विचार मतलब व्याकरण का 3 पार्ट है। एक है वर्ण विचार, उस पर केवल वर्ण पर हम केवल विचार करते हैं। दूसरा है शब्द विचार, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, तो शब्द विचार है। और फिर शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, तो फिर वाक्य विचार है। ये 3 भाग होता है व्याकरण का। तो हम लोग शब्द विचार में पढ़ रहे हैं, शब्द पर विचार करते हैं। शब्द पहले कहते किसको है? तो शब्द क्या है? वर्णों का समूह है, वर्णों का मेल है। वर्ण मतलब अक्षर जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। वर्ण का समूह है लेकिन अर्थ नहीं है, तो उसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ कमल हम उदाहरण में लिखे हुए हैं, तो इसमें कितना अक्षर है? क म ल, वर्ण 6 है। क अ म अ ल अ, 6 वर्ण मिलकर बना कमल। तो यह जो समूह हुआ इसका कोई अर्थ नहीं था। कमल एक फूल का नाम है, संज्ञा है, इसलिए इसका कोई अर्थ हुआ, इसीलिए कमल को हम शब्द कहेंगे। लेकिन इसी वर्ण का यदि हम क्रम उलट दें, यदि हम ल म क कर दें, तो वही वर्ण होते हुए भी वह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि तब उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए परिभाषा में क्या बोले? वर्णों के समूह को, लेकिन सार्थक उसका अर्थ होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, अब इसका भेद करते हैं। तो भेद करने का 4 आधार है। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है बनावट के आधार पर। शब्द को हम बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रयोग के आधार पर बांटते हैं, और 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का हुआ विकारी और अविकारी शब्द। विकारी मतलब जिसमें विकार होता है, मतलब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जब शब्द का प्रयोग हम किसी वचन, लिंग और पुरुष में करते हैं, तो लिंग पुरुष वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं विकारी शब्द। और जिसमें परिवर्तन न हो, ज्यों का त्यों रहे, चाहे किसी वचन में प्रयोग करें, किसी लिंग में प्रयोग करें, किसी पुरुष में प्रयोग करें, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे शब्द को हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब बदलने वाला विकारी शब्द ये भी 4 प्रकार का हुआ: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब शब्द है। संज्ञा भी एक शब्द है, नाम वाला। सर्वनाम एक शब्द है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला। विशेषण एक शब्द है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला। क्रिया एक शब्द है, काम का बोध कराने वाला। सब शब्द है और सब बदलने वाला शब्द है। संज्ञा का लिंग बदल देंगे तो रूप बदल जाएगा, उसका वचन बदल देंगे तो रूप बदल जाएगा। जैसे बालक का लिंग बदल देंगे तो बालिका, वचन बदल देंगे तो बालकों, बहुवचन में रूप बदल गया। तो ये सब ऐसा शब्द है, ये सब जिसका की प्रयोग करने पर वो बदल जाता है, इसीलिए ये सब क्या कहलाया? विकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द, जिसका बदलाव नहीं होता है। इसमें आया क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, तो चलने का विशेषता क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। अब किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में हम प्रयोग करें तो वह धीरे धीरे ही रहेगा, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे हाथी के साथ बोले, चाहे हाथी बहुवचन में बोले, कई हाथियों के बारे में बोले, तो धीरे धीरे में जो रूप है, धीरे धीरे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वैसे संबंध बोधक, जैसे के पास, के ऊपर, ये सब संबंध बोधक है। इसको भी कहीं किसी पुरुष वचन में हम प्रयोग करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसके रूप में। समुच्चय बोधक, जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, जो 2 शब्द को जोड़ता है या 2 वाक्य को जोड़ता है। समुच्चय मतलब योग करना, एक जगह लाना।
तो जो दो वाक्य को या दो शब्द को जोड़ता है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, और, अथवा, ये सब कहीं प्रयोग करते हैं, बस उसका रूप ज्यों का त्यों रहता है। वैसे विस्मयादि बोधक वह शब्द जिससे कि हमारे किसी आश्चर्य का, घृणा का, खुशी का इजहार होता है, पता चलता है, उसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे ओ, आ, वाह, ये सब शब्द है जिसका कि प्रयोग कहीं भी करें वो बदलता नहीं है। निपात, निपात का अर्थ हो गया कि ही, भी, तो, ये सब शब्द है जो कहीं बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। तो ये हो गया किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ये दो प्रकार का मुख्य रूप से हुआ, ऐसे 8 प्रकार का हुआ। इसी को आप बोलते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक करके, पार्ट ऑफ स्पीच। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्द कहां से आया, शब्द कहां से, उसका स्रोत कहां, क्या है। हम कौन भाषा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्या? भाषा पढ़ रहे हैं। कौन भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी का विकास हो, हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसमें अनेक समय पर अनेक तरह के लोग आए, उनकी भाषा से अनेक शब्द इसमें आए, और इसीलिए इस हिंदी को कहते हैं सबसे जिंदा भाषा। यह दूसरे भाषा के शब्दों को इसने इतना अवशोषित कर लिया है, अपना लिया है कि इसने अपना एक अलग पहचान बना लिया है, और ये हिंदी के रूप में विकसित हो गया है, जो हमारे देश की भाषा, प्रमुख भाषा, राष्ट्रभाषा है। तो यह हमारी भाषा में वह शब्द किस भाषा से आया, उसके आधार पर यह 4 प्रकार का हुआ। मुख्यतः हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द है वो संस्कृत से आया, तो संस्कृत से आया ज्यों का त्यों, और हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसके अर्थ में, उसके रूप में कोई बदलाव नहीं है, उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे अग्नि संस्कृत में भी है और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वह आकर थोड़ा बदल गया संस्कृत से हिंदी में आने पर, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग, तो आग शब्द संस्कृत का नहीं है, लेकिन यह बना अग्नि से, आया, इसका स्रोत है संस्कृति, लेकिन हिंदी में आकर थोड़ा सा बिगड़ गया, उसका थोड़ा बदल गया, तो ऐसे शब्द को हम बोलते हैं तद्भव शब्द। दोनों का स्रोत संस्कृत है। यह तत्सम शब्द ज्यों का त्यों दोनों में एक जैसा रहता है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। तद्भव थोड़ा सा हिंदी में आकर बदल जाता है। देशज शब्द वह हुआ जो हमारे देश में हजारों तरह की बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषा है, उससे जो शब्द हिंदी में आया, जैसे झुग्गी, जोली, खिड़की, खिचड़ी, खुरपी वगैरह, ये सब शब्द जो क्षेत्रीय भाषा से हिंदी भाषा में आया है, उसको हम बोलते हैं देशज शब्द। और विदेशी शब्द हो गया वह शब्द जो विदेशी भाषा से आया, जैसे अंग्रेजी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ गया। हम विद्यालय को स्कूल बोलते हैं, जैसे स्टेशन को स्टेशन ही बोलते हैं, बैंक को बैंक बोलते हैं, उसका हिंदी नहीं है, बस उसको अपना लिए हैं और उसको हिंदी ही समझते हैं। वैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अनेक भाषा, आलू जैसे, आलपिन है, अमीर है, गरीब है, ये सब हम समझते हैं कि हिंदी का भाषा है, लेकिन वास्तव में ये विदेशी भाषा है जो हिंदी में आ गया है। तो ऐसा सारा शब्द क्या हो गया? विदेशी शब्द। और दूसरा अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार का हुआ, सार्थक और निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है, ऐसे शब्द को हम सार्थक शब्द बोलते हैं। निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे हम बोलते हैं खाना, आपने खाना वाना खा लिया, तो खाना तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाना कोई सार्थक शब्द नहीं। लेकिन हम किसी विशेष शब्द पर अर्थ जोर डालने के लिए निरर्थक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे निरर्थक शब्द के बारे में हम पढ़ते नहीं है, लेकिन अर्थ के आधार पर 2 प्रकार में गिना जाएगा, एक सार्थक जिसका अर्थ होता है और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता है। अब सार्थक भी 3 तरह का हुआ। यदि एक अर्थ है तो एकार्थी बोलेंगे। प्रायः सब शब्द 90% शब्द, 90 से अधिक प्रतिशत शब्द एकार्थी होता है, सबका एक ही अर्थ होता है। दूसरा अनेकार्थी शब्द, कोई ऐसा शब्द है जिसका एक से अधिक अर्थ होता है। और समानार्थी शब्द, ऐसा अनेक शब्द है जिसका एक ही अर्थ होता है, सबका एक समान अर्थ होता है, तो वो समानार्थी शब्द हो गया। फिर आते हैं बनावट के आधार पर, यानी रचना के आधार पर। तो शब्द बनता कैसे है? तो वर्णों के मिलने से बनता है, और यदि वर्णों को अलग अलग कर देंगे तो खंड हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। तो इस आधार पर 3 तरह का होता है। यदि हम उसका टुकड़ा करें तो उसके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं, उसके खंड का कोई अर्थ नहीं, और उसका अर्थ परंपरा से आता है, रूढ़ बन जाता है। रूढ़ मतलब परंपरा। तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ कहते हैं। जैसे पानी में इसका टुकड़ा करेंगे तो बनेगा एक टुकड़ा पा, दूसरा नी। अब
इसका पा का अलग कोई अर्थ नहीं, नी का भी कोई अलग अर्थ नहीं हुआ, इसलिए पानी रूढ़ शब्द हो गया। लेकिन ये पानी अर्थ, जो पानी का भी अर्थ होता है, ये कब से आया? तो रूढ़ बन गया। किसी ने पहले पानी को पानी कहा, तो अब हम सब भी उसको पानी कह रहे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी उसको पानी समझे। हाथी जैसे शब्द है, तो इसको हम टुकड़ा करेंगे तो इसके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होगा, जैसे हाथ का कोई अर्थ नहीं, थी का कोई अर्थ नहीं, और यदि अर्थ निकालेंगे भी तो हाथी से उसका कोई मेल नहीं होगा। तो अब इसके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं है और इसका बस एक ही अर्थ है, और ये रूढ़ अर्थ है, परंपरा से आया है। तो एक विशाल जंगली जानवर को हम हाथी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं हाथी? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसको हाथी कहा, तो हम भी उसको हाथी बोलते आते हैं, रूढ़ में, परंपरा में कहते आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या हुआ? दो मूल शब्द के मिलने से जो एक बड़ा शब्द बना, नया शब्द बना, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब योग किया हुआ, जुड़ा हुआ शब्द, और यदि हम उसका टुकड़ा करेंगे तो दो या दो से अधिक उसका सार्थक खंड होगा, टुकड़ा बनेगा। जैसे इसका दो सार्थक टुकड़ा बनेगा, यहाँ से टुकड़ा कर देंगे तो इधर हो गया बैल, इधर हो गया गाड़ी, दोनों का अर्थ हो गया, और दोनों के अर्थ मिला, दोनों के अर्थ को मिलाकर इसकी रचना हुई, इसका बनावट भी दोनों को मिलाकर हुआ, इसलिए ये यौगिक शब्द हो गया। हिमालय, हिम और आलय दो सार्थक खंड है, दो चीज को मिलाने से बना है। तो ऐसे सारे शब्द को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। और योग गुण शब्द हुआ जिसमें कि दोनों का गुण है, वो बना है सार्थक खंड से, यानी उसका टुकड़ा करेंगे तो उसका अर्थ होगा, उसके खंड का अर्थ होगा, लेकिन उसका एक ही अर्थ होगा, विशेष अर्थ होगा। तो ऐसे शब्द को हम बोलेंगे योग गुण शब्द। क्यों? क्योंकि वह यौगिक भी है, वह सार्थक खंड के मिलने से बना है, और रूढ़ अर्थ में वह परंपरा से आता है, एक ही अर्थ रखता है, इसलिए वह रूढ़ भी है, इसलिए इसका नाम पड़ा योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, तो पंकज में तो सार्थक टुकड़ा होगा पंक और ज का अर्थ हुआ जन्म लेने वाला, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका एक ही अर्थ है, पंकज का केवल एक ही अर्थ हुआ, क्या? कमल। अब पंख में, कीचड़ में तो अनेक कीड़ा मकोड़ा बहुत चीज जन्म लेता है, लेकिन सबको पंकज नहीं कहेंगे, एक को ही कहेंगे, इसलिए इसका अर्थ हो गया रूढ़, एक ही अर्थ वाला हो, इसलिए ये रूढ़ भी हो गया, और यौगिक भी हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा योग रूप शब्द। तो ये एक रूपरेखा हुआ शब्द विचार का। इसमें अलग अलग शब्द का फिर विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन शब्द विचार में ये शब्द का परिभाषा हुआ और ये उसका भेद हुआ और उसका परिचय हुआ। तो ये हम यूनिट टेस्ट में आपको बताए थे, अभी आपको बताए, अब कल हम बताएंगे, इसके बाद यूनिट टेस्ट में हम पढ़ें सर्वनाम, उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।